हम जानेंगे फार्मेसी का असली सच। कहीं ना कहीं डॉक्टर के काम को बिजनेस से भी जोड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जहाँ पैसा है थोड़ा बहुत तो बिजनेस आएगा। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मा कंपनी का खर्चा है टू रीच आउट टू द डॉक्टर्स। डॉक्टर तो फालतू में बिल बना देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है कि रिलायंस आपके साथ जुड़ा हुआ है। रिलायंस ने देखा कि हम लोग बहुत ग्रास रूट लेवल में अच्छा काम कर रहे हैं एंड 2019 में उनके साथ जुड़ना हुआ। इतना बड़ा ब्रांड साथ में होता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है बड़ी चीज करने में। वी डू रफली अबाउट 40 करोड़ का टर्नओवर है। 15 से 18,000 का कस्टमर बेस है हमारा। 15,000 फार्मेसीज को हमने ऑटोमेट कर दिया। तो इसीलिए आज यूएस भी डिपेंडेंट है काफी चीजों पर। सर के अंदर से मारवाड़ी बाहर निकल रहा है। इसके लिए लोकेशन कैसे होनी चाहिए? क्योंकि जहाँ पे दर्द है हाँ किसी को भी आप उधर जाओगे तो आपका मलम बिक जाएगा। बीमारी भी बहुत सारी आइडेंटिफाइड हो चुकी है। आज बुखार भी 100 टाइप के हैं। अगर धंधा करना है या तो डेयरी का खोलो या फार्मेसी खोलो। फार्मा प्रोडक्ट के लिए कोई भी आपको टीवी एड्स अलाउड ही नहीं है। ये डिमांड फुलफिलमेंट ही करते हैं, डिमांड क्रिएशन करते ही नहीं। मैं फार्मेसी में ये नहीं बोल सकता कि 3 स्ट्रिप ले लो 1 स्ट्रिप फ्री देता हूँ। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या प्रोसेस रहती है? पहला मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि खुद की फार्मेसी खोले। कौन से की फैक्टर्स है जहाँ पे इनका बिजनेस डूब सकता है? वो इंजेक्शन लगवा दिया तो शायद आपकी डेथ भी हो जाए। किसी को नींद नहीं आती है सीधा वो एक गोली ले लेता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। तो ऑनलाइन फार्मेसी हैज इट्स ओन एडवांटेज फॉर इमरजेंसी थिंग्स। तो एआई तो काफी अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। इंडिया में करीबन 2 लाख मेडिसिन ब्रांड्स चलते हैं। जितनी भी नई मेडिसिन इंडिया में आती है उसका हम लिस्टिंग करते हैं। तो मेरा अभी प्रेजेंस है इंडिया में अबू धाबी, शारजा, दुबई, मस्कट में है, सऊदी में है, कतर में है, फिलीपींस में है। एक ही एडवांटेज है इस बिजनेस का कि वो कंसिस्टेंट है। और मेडिसिन में भी 2 टाइप के मार्जिन वाले हैं, एक नॉन डीपीसी और एक डीपीसीओ प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एंड इंडिया इज दैट मैटर में चीपेस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बहुत अच्छा है। स्किल्ड लेबर जो फार्मा में काफी स्ट्रांग है। इंडिया की मेडिसिन बहुत डिमांड में है बाहर कि समझ ही नहीं आया, पलक झपकती है कि कहाँ से कहाँ आ गए। नमस्कार, बॉसवाला एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ किरण। आज के इस नए एपिसोड में हम जानेंगे फार्मेसी का असली सच। किसकी इंडस्ट्री क्या है, किस तरह से ग्रो करती है। तो मेरे साथ है आज फार्मा इंडस्ट्री के जाने माने नाम श्रीपाल बच्छावत, जो कि फार्मा इंडस्ट्री के साथ साथ कई बड़ी चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी भी है इनकी, इन्हें फार्मा इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ रिलायंस के साथ भी काम कर रहे हैं। और हाँ, मैं इनकी कंपनी का नाम बता दूं, इनकी कंपनी का नाम है सी स्क्वायर सॉल्यूशन, जिनके डायरेक्टर भी हैं। और ये देखते हैं वहाँ पे सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो बिजनेस तो कोई भी शुरू करेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई यानी कि मार्केट में डिमांड कितनी है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप किस तरह से अपनी प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सर से जानते हैं और सीखेंगे कि किस तरह से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं ये जानूंगी कि रिलायंस का क्या खेल है। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर अपना इतना टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू किरण जी, बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया इधर। और मेरे कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम हो सके आपके ऑडियंस को समझाएंगे कि फार्मा इंडस्ट्री क्या है, कितना अच्छा है और क्या इसमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। जी सर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि रिलायंस आपके साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह से? क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है कि चलो एक रिलायंस ग्रुप के साथ काम करना है। बहुत अच्छी जर्नी है। एक्चुअली ये मैंने अपनी कंपनी 2002 में शुरू की थी और सिंगल मोटो था कि ये इंडस्ट्री जो फार्मा इंडस्ट्री है उनको हेल्प करूं कि पूरी सप्लाई चेन को कनेक्ट करके उनके साथ बिजनेस हो जाए। तो ये काम रिलायंस ने देखा कि हम लोग बहुत ग्रास रूट लेवल में अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि इंडिया में वो चाहते थे कि पूरे जो 3 करोड़ मर्चेंट्स है उनको सपोर्ट किया जाए उनके टेक्नोलॉजी सिस्टम से वगैरह। सो उसमें से फार्मेसी एक बड़ा सेगमेंट है जो 6 से 8 लाख फार्मेसीज है इंडिया में। उनके लिए कुछ वो करना चाहते थे और वो देखे कि सी स्क्वायर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो उन्होंने बोला कि आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए और वी विल बी पार्ट ऑफ यू। एंड 2019 में उनके साथ जुड़ना हुआ। तो आज वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है हमारे कंपनी में एंड काफ़ी सपोर्ट मिलता है उनके तरफ से। तो मतलब आपका अभी सारा चीज़ एक ब्रांडिंग भी हो गई कि साथ में हमारे साथ रिलायंस जुड़ा हुआ है। यस, उनका काफ़ी हेल्प होता है क्योंकि जब इतना बड़ा ब्रांड साथ में होता है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बड़ी चीज़ करने में। आज इंडिया इतना वास्ट कंट्री है और इतना स्प्रेड है कि फ्रैगमेंटेड भी है। तो इसको अगर रीच आउट करना है तो एक ब्रांड का ज़रूरी है, एक ब्रांड अच्छा नाम होना। अपने बल पे एक डर आ जाता है, बट अभी रिलायंस बैकिंग है तो हमें हिम्मत मिल जाती है कि कर लेंगे। हाँ, एक्चुअली ये होता है ना कि करने के लिए एक बैकअप में अगर आपके पास कुछ है ना कि हाँ करना है, फिर डर नहीं लगता
ठीक है, हो जाएगा। वो इतने हेल्पफुल भी है, हाँ। मतलब आज मेरे को कोई भी हेल्प लगता है तो जस्ट एक फ़ोन कॉल अवे है, वो अपना गाइडेंस दे देते हैं, अपनी मेंटरशिप दे देते हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करते, हमारा ऑपरेशंस हमारे स्टाइल से करते हैं हम लोग। बट बाकी जब भी कोई मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, फाइनेंशियली एंगल से चाहिए या एकेडमिक एंगल से चाहिए या बिजनेस के एक्यूमेंट के हिसाब से चाहिए, दे आर हेल्पफुल इन ऑल द वे। ओके सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि इंडिया में या अगर आउट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो आप कहाँ कहाँ पे अपने अपने बिजनेस को फैलाया हुआ है? सो मेरा अभी प्रेजेंस है इंडिया में, मिडल ईस्ट में अपना अबू धाबी, शारजा, दुबई, फिर मस्कट में है, सऊदी में है, कतर में है, फिलीपींस में है। तो काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे स्प्रेड हुए। वी आर ट्राइंग नाउ एंटरिंग इन यूरोप एंड यूएस मार्केट्स आल्सो वेरी सून। सर मैंने अभी सुना, जैसे कि हमारी जब कॉन्वर्जेशन हुई थी तब ये बात भी हुई थी कि आप बहुत कनेक्टेड थे फार्मा इंडस्ट्री से, नाउ आपने एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो वो जर्नी कैसी रही? तो मेरे पापा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में थे और हम लोग मारवाड़ी हैं। हाँ। तो हमारे इसमें क्या है कि जब बच्चा समझदार हो जाता है तो बिजनेस में लगा देते हैं। तो एट द एज ऑफ 12 मेरे को बोला गया कि आ जाओ बिजनेस में आ जाओ। फिर जब कॉलेज गया तो पॉकेट मनी नहीं दिया, उन्होंने बोला, पापा ने बोला जाओ फील्ड में जाओ, ऑर्डर लेके आओ, उसका 1.5% तुम रखो। तो 1000 रुपये लेके ऑर्डर लेके आते थे तो 15 रुपये मिल जाता था। अरे वाह। और उस टाइम पे 15 रुपये बहुत, मतलब पता नहीं था कैसे खर्चा करना है। तो दैट वाज ए मोटिवेटिंग फैक्टर। फिर जैसे जैसे मैंने इवॉल्व हुए तो मेरे को एक अच्छे पार्टनर मिल गए जो मुझे हेल्प किए कि आ जाओ बैंगलोर में, उनकी बिजनेस को सपोर्ट करो। उनका बिजनेस ग्रो किया तो उसी टाइम पे लगा कि सॉफ्टवेयर का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक फार्मा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे निटिग्रिटीज है, बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है और सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करता है उस चीज़ों को अचीव करने में। तो इसी बहाने 2002 में सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी है और आपने भी नोटिस किया होगा, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको पहले मार्केट गैप देखना होगा कि गैप कहाँ है, और उसका एग्जाम्पल सर है, इन्होंने बता दिया, इन्होंने मार्केट को गैप को देखा और आज आप देख लीजिए रिलायंस के साथ काम कर रहे हैं और कई जगहों पे इनकी खुद की कंपनी है। इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे दर्द है किसी को भी, आप उधर जाओगे तो आपका मलम बिक जाएगा। करेक्ट। और अगर वही आप ब्यूटी क्रीम बेचने जाओगे तो आपको ब्रांड बनने पड़ेगा। करेक्ट। कोई अपने सर पे नहीं, ऐसे मुंह पे कुछ नहीं लगाएगा। करेक्ट। सो आप पहले हर जगह पे कोई भी बिजनेस में उसका पेन पॉइंट क्या है, आप उसको समझ लो और उसकी सोल्यूशन दे दो तो आपका सीधे एंट्री लेवल बहुत कम हो जाएगा जर्नी। सर के अंदर से वो मारवाड़ी बाहर निकल रहा है। तो या पर हमने, अगर मैं नॉर्मली देखती हूँ, हम लोग कोई मेडिसिन जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार डॉक्टर तो फालतू में बिल बना देते हैं। आजकल कहीं ना कहीं डॉक्टर के काम को बिजनेस से भी जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से चीज़ें चल रही है? सी वो कितना सच है कितना झूठ है वो तो मैं नहीं बात करता हूँ उस साइड में, लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि आज की डेट में बीमारी भी बहुत सारी आइडेंटिफाइड हो चुकी है। आज बुखार भी 100 टाइप के हैं। तो डॉक्टर भी अगर वो ब्लाइंड जजमेंट नहीं देना चाहता है तो वो क्या करता है कि वो बोलता है कि ये टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो। ही वांट्स टू बी 100% श्योर। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें रहता है कि कुछ आउट ऑफ 100 में 2 ऐसे होंगे जो मिसयूज भी करते होंगे उस चीज़ को, लेकिन जो मेजॉरिटी रीज़न यही है कि इतनी डीप डेप्थ हो गई है स्टडीज़ कि हर चीज़ को माइन्यूटली जाके देखना पड़ता है। और इतने केसेस में मैंने देखा है कि वो कुछ और फाइंड आउट करने गए और कुछ और फाइंड आउट हो गए क्योंकि ये टेस्ट करवाए। तो कैंसर का आइडेंटिफिकेशन हो गया स्टार्टिंग में ही, तो काफ़ी लाइफ बच भी जाती है इसकी वजह से। हाँ, थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, बट ठीक है, अभी लोगों को कंफर्ट भी चाहिए। उनको पहले जैसे पहले हम रेड बस में चले जाते थे, अभी हमको वॉल्वो बस चाहिए। आज हॉस्पिटल में पहले नॉर्मल बेड में रह जाते थे, अभी हमको टीवी चाहिए, मोटराइज्ड बेड चाहिए। तो एक ऑडियंस है जो उनको पसंद करती है। ऑब्वियसली जहाँ पैसा है थोड़ा बहुत तो बिजनेस आएगा, थोड़ा आएगा। करेक्ट। लेकिन हम लोगों ने ना, जैसे कि अगर मैं देखूं, यूजली बहुत जल्दी खांसी जुकाम होता है। अब बैंगलोर का वेदर ऐसा चेंज होता है, तो क्या हमें इस सिचुएशन पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हम नॉर्मल मेडिकल में जाके मेडिसिन ले सकते हैं? सी देखिए, आज ही खांसी आई है और आज आपको इमरजेंसी में आपको कुछ आगे जाना है, कहीं जाना है, तो आपने एक मेडिसिन फार्मेसी वाले के पास जाके कोई आयुर्वेदिक कफ सिरप ले लिया या कोई कफ सिरप ऐसे जो OTC ब्रांड्स बोलते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन, लेके ले लिया। बट अगर वही चीज़ 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो रही है तो आई वुड एडवाइज कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो क्योंकि इसका कारण कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। तो वो आप सेल्फ मेडिकेशन नॉट गुड फॉर एवरीथिंग।
ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार के लिए आप चले गए, आजकल जाते भी नहीं है, वो पैरासीटामोल ले लेते हैं या अडुलसा ले लेते हैं, बट आई थिंक डोंट डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर किसी को नींद नहीं आती है सीधा वो एक गोली ले लेता है, नहीं ऐसा मत कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि कोई भी मेडिसिन अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वो एक बार आपको कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि वरना क्या हो जाता है वो इम्यून सिस्टम खराब कर देता है। कुछ मेडिसिन ऐसे होती है कि आप कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो शायद आपका सही नहीं हो। करेक्ट सर, मैंने अक्सर सुना है कि अगर धंधा करना है या तो डेयरी का खोलो या फार्मेसी खोलो, मतलब क्योंकि ये हमेशा इनकी डिमांड रहती है। Correct. और फार्मेसी में जब बोलते हैं कि इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, पर मार्जिन के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूध की अगर आप डेयरी खोल रहे हो तो आप वहाँ पे एजुकेशन नहीं देखनी है, लेकिन अगर आप एक फार्मेसी खोल रहे हो या आपको कोई साइंटिस्ट चाहिए जो ड्रग्स को बना रहे हैं, उसके लिए आप प्रॉपर आपको एजुकेशन चाहिए। तो वो कितना सच है कि फार्मेसी में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या फिर दूध की डेयरी में? तो हर बिजनेस में प्रॉफिट है, वो कैसे चलाते हैं उसके ऊपर है। अब जैसे फार्मेसी बिजनेस में मार्जिन इसके लिए थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, ज़्यादा इन द सेंस कि आप नॉर्मली FMCG प्रोडक्ट ले लेंगे, आप लक्स या साबुन कुछ लेंगे तो 10% है, फार्मेसी में 20%, इसलिए कि उसका डिमांड आप खुद क्रिएट कर सकते हो। ऐसे रिटेलर मैं खुद बेच सकता हूँ, आप अगर लिरिल सोप लेना है तो मैं लक्स सोप दे सकता हूँ, या आपको 50 ग्राम का चाहिए मैं 100 ग्राम दे सकता हूँ। फार्मेसी में मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मेडिसिन रखना होता है और मुझे वेट करना होता है कि पेशेंट कब आएगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शेल्फ में 2-2 साल रखना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, शेल्फ का स्टोरेज कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, और काफ़ी केस मेडिसिन को कोल्ड चेन में भी रखना पड़ता है, तो उसके लिए भी मार्जिन हमें चाहिए होता है। और मेडिसिन में भी 2 टाइप के मार्जिन वाले हैं, एक नॉन DPCO और एक DPCO प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो बहुत ही रेगुलरली में यूज़ होता है उसको ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर लेके आ गए, उसकी मार्जिन कम है फार्मेसी को। तो वो क्या रोज के बिकती है तो उन्होंने मार्जिन कम कर दी उसकी, और जो कभी कभी बिकेगी तो अभी उनको भी नहीं पता, तो लेके रखना पड़ता है, तो उसके लिए ये मार्जिन ज़रूरत है। आज अगर आप देखेंगे 20% का मार्जिन एक फार्मेसी को दिया जाता है, 16 से 20%। आज अगर 50,000 का भी धंधा कर लेगा तो 10,000 रुपये कमाएगा, उसमें से 5,000 तो वो डिस्काउंट दे देता है, बाकी 5,000 में उसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, स्टाफ का सैलरी सब निकालना है। तो एक ही एडवांटेज है इस बिजनेस का कि वो कंसिस्टेंट है। ये सीजनल इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटली चलता रहता है, तो उसकी वजह से ये बिजनेस अट्रैक्टिव है। बट इसको डेडिकेशन एक ये चाहिए। और ये बिजनेस में जब वो जो भी आते हैं, पहला माइंडसेट होता है कि सर्विस माइंडसेट, तो वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उसको बैठना होता है दुकान में। करेक्ट। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से शुरू कर सकते हैं? सो डिपेंडिंग ऑन आप क्या बिजनेस चालू करते हैं। अगर एक फार्मेसी चालू करते हैं तो आपको एक फार्मासिस्ट की लाइसेंस की जरूरत होती है। अच्छा। तो आप अगर खुद फार्मासिस्ट पढ़े हो, B फार्मा या D फार्मा, तो आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हो और आपके नाम से आप लाइसेंस ले सकते हो। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको हायर करना होगा एक फार्मासिस्ट या फार्मेसी जो कई और काम नहीं कर रहा है, और उसके नाम से लाइसेंस एंडोर्स होता है। ये लाइसेंस इशू करती है स्टेट बॉडी, जो ड्रग डिपार्टमेंट होता है वो इशू करती है लाइसेंस फार्मेसी चलाने के लिए। और ये जो फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस है वो फार्मेसी काउंसिल देती है। तो वहाँ पे एंडोर्स होता है और उसके बेसिस पे आप फार्मेसी चालू कर सकते हो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चालू करना चाहते हो तो आपको 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर आपके पास ऐसा एक बंदा होना चाहिए जो 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको हम ऑथराइज पर्सन बोलते हैं या क्वालिफाइड पर्सन बोलते हैं। तो उसके नाम से लाइसेंस आता है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का। सेम थिंग फॉर CNF बिजनेस के लिए। तो ये जो सप्लाई चेन का जो फुलफिलमेंट है ये पूरा लाइसेंस गवर्नड है, हर कोई पे भी कुछ नहीं। हाँ, आप अगर एक OTC का स्टोर खोलते हो तो आपको शायद ये लाइसेंस नहीं लगे, बट आपको फूड लाइसेंस लग सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑफ नेचर। बट फार्मेसी में यस, यू नीड ड्रग लाइसेंस, उसके काफ़ी लाइसेंसेस होते हैं। नॉर्मल मेडिसिन के लिए अलग लाइसेंस होता है, नार्कोटिक ड्रग्स बेचना है तो उसके लिए अलग से एक लाइसेंस होता है। तो ऐसे काफ़ी 3-4 लाइसेंसेस हैं जो डिपेंडिंग ऑन आप कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो सर अगर ये मैं जानूँ कि अगर हमारे जो यूजर्स हैं उनको कोई एक ओपन करना, आप क्या सजेस्ट करेंगे? फार्मेसी के रिटेल में ज़्यादा बेटर रहेगा, होलसेल में ज़्यादा बेटर रहेगा? किस तरह से वो अपना करियर शुरू कर सकते हैं? अगर उनका कैपिटल लिमिटेड है तो फार्मेसी इज बेटर। बट फार्मेसी में पहला मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि खुद की फार्मेसी खोले अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। अच्छा। जैसे काफ़ी फार्मेसी चेन्स हैं जो अपना फ्रेंचाइजी देती है, और अगर आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपकी उनकी जो चलाने का तरीका है वो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है उनके। Correct. आप 5 साल 3 साल चलाइए,
फिर आपको जब समझ में आ जाए ये बिजनेस, फिर अपने नाम से खुद की फार्मेसी खोलिए। अच्छा। और थोड़ा अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है देन आई वुड रिकमेंड यू कैन गेट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में बेनिफिट ये है कि आप एक कंसिस्टेंट बिजनेस है और टाइम बाउंडेड नहीं है। मतलब फार्मेसी में क्या कस्टमर खड़ा रहता है, 5 मिनट में आपको सर्विस देना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वो लेवरेज मिल जाता है, तो आप बैक ऑफिस में बैठ के कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हो। आपको मेन रोड स्टोर नहीं चाहिए, तो वैसा एडवांटेजेस है उसमें। और थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपका कैपिटल का टर्न भी ज़्यादा मिलता है। अगेन आपको वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन आप बनना होगा या आप किसी को रखना होगा, और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी लीजिए। जो कंपनीज जो रेप्यूटेड कंपनी है उनका ले लीजिए, और मिक्स में छोटी छोटी कंपनी का भी ले लीजिए जिससे आपकी मोनोपोली हो। तो जिससे आप जब फार्मेसी के पास जाएंगे तो आपको अच्छा सा एक ऑर्डर वैल्यू मिल जाए, जिससे आपका खर्चा निकल जाए। या फ्रेंचाइजी में तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नोन नेम नाम ही अगर हम लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, काफ़ी अभी फ्रेंचाइजी में जैसे अभी वेलनेस फॉर एवर करके बॉम्बे की कंपनी है, वो अपनी फ्रेंचाइजी देती है, एंड अच्छा सा सिस्टम है, प्रोसेस है उनका। तो वैसे कोई कंपनी का अगर फ्रेंचाइजी ले लें तो आपको फिर ये नहीं सोचना है कि ये फार्मेसी बिजनेस चलाना कैसे है, वो आपको गाइड करेंगे। करेक्ट। बट हाँ, आपको कमिटमेंट अगेन रहना पड़ेगा कि आपको अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए उसको इन्वेस्ट करने के लिए। सेम मेरा यही क्वेश्चन था कि इसके लिए लोकेशन कैसे होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं या तो हॉस्पिटल के पास फार्मेसी होती है, लेकिन अब ये चीज़ और हो गई कि हॉस्पिटल में अगर किसी का अपना क्लिनिक है तो अपने क्लिनिक के पास या उनके डॉक्टर की अपनी खुद की फार्मेसी होती है। तो इस बीच में जो नॉर्मल फार्मेसी अगर मैं शुरू करूँगी फार्मेसी, तो मुझे डॉक्टर सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अपनी फार्मेसी। तो किस एरिया में हमें अपना ओपन करनी चाहिए? डेफिनेटली हॉस्पिटल के पास जब फार्मेसी होती है तो आपको फ्लोटिंग क्राउड मिलती है, नॉन स्टॉप आपके क्राउड्स आते रहेंगे और आपका एक सेट ऑफ पैटर्न मेडिसिन बिकते रहेंगे। बट अगर वहाँ पे क्या रेंटल्स बहुत हाई होते हैं और कंपटीशन ऑलरेडी हाई रहता है, क्योंकि एक हॉस्पिटल के सामने आप देखेंगे 10-15 फार्मेसी रहती है। आप अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया में चले जाते हैं और आपके रिलेशनशिप ड्रिवन बिजनेस करेंगे आप, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा। क्योंकि आप जहाँ पे मतलब आजू बाजू के जितने भी अपार्टमेंट्स है या रेजिडेंशियल लेआउट्स है, वो क्या हो जाएगा, आपके परमानेंट कस्टमर हो जाएंगे। तो आपका मार्केटिंग खर्चा कम रहेगा। वन टाइम आपने एक कस्टमर एक्वायर कर लिया और अच्छी सर्विस दे देंगे तो कस्टमर जनरली नेबरहुड फार्मेसी बोलते हैं हम, तो वो प्रिफर करते हैं, मतलब ट्रस्टेड फार्मेसी को ज़्यादा प्रिफर करते हैं दैन टू बाई फ्रॉम एनीवेयर। तो ये एक आई थिंक मेरा सुझाव है कि हाँ, हॉस्पिटल बेस्ड फार्मेसी या बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन में अगर आपको जगह मिल जाती है, डेफिनेटली आपको क्राउड के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट वही अगर आपको क्राउड का और रेंटल कम रखना है, इन्वेस्टमेंट कम रखना है, तो रेजिडेंशियल लेआउट्स या ऐसे पॉकेट में जाइए जो रूरल लेआउट है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको काफ़ी और बेनिफिट होगा। अभी कोई अपार्टमेंट आ रहा है, 5000 अपार्टमेंट्स है उधर आजू बाजू, तो उधर आप फार्मेसी खोलेंगे, डेफिनेटली आपको उनकी नीड फुलफिल कर पाएंगे। करेक्ट सर। अभी जैसे कि हमने फ्रेंचाइजी और फार्मेसी की बात करी, नाउ कम टू द योर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। जब आपने इस बिज़नेस को शुरू किया तो क्या माइंड में ख्याल आया था कि कैसे करना है? तो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू हुआ, मैंने मेरी खुद की फार्मेसी चेन थी, मतलब हम लोगों के एक पार्टनरशिप में एक कंपनी बनाई थी जो इंडिया की पहली फार्मेसी थी जो एयर कंडीशन वाली, मतलब अंदर दुकान के अंदर आप जाके, वरना आप काउंटर था, बाहर काउंटर वाली फार्मेसी चलती थी। तो उस फार्मेसी में जब चलाया तब मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ हम कस्टमर सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑटोमेट कर लें तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी जैसे आप कोई भी कार शोरूम में चले जाइए, उनके 8 तो कार मॉडल होते हैं, लेकिन आप देखेंगे 10 कंप्यूटर है। अब फार्मेसी में 20,000 प्रोडक्ट है, 10,000 प्रोडक्ट है और कंप्यूटर ना हो तो काफ़ी इन्वेंट्री का लॉस होता है, काफ़ी एक्सपायरी के बारे में लॉस होता है, कभी कुछ मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है कस्टमर को तो प्रॉब्लम होती है। कभी कस्टमर आ जाता है, भाई लास्ट टाइम जो लिया था ना वही मेडिसिन मुझे दे दो, तो वो रिकॉल करने में तकलीफ होती है। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्प करता है उस छोटी छोटी चीज़ों को संभालने में। कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, कस्टमर को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, उसका प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रहता है। तो ये काफ़ी छोटी छोटी बेनिफिट होती है सॉफ्टवेयर की वजह से। वही इंस्पिरेशन था कि मुझे भी सॉफ्टवेयर बिजनेस में आना है। अच्छा। और टचवुड 15,000 फार्मेसीज को हमने ऑटोमेट कर दिया आज। 15,000 फार्मेसी, वाह, काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और सर कितने लोग आपके साथ जुड़े होंगे अभी एम्प्लॉयज़ में? यस सर। तो 240 लोग अभी है हमारी टीम में, जो उसमें से टेक टीम जो है सॉफ्टवेयर जो बनाती है या उसको सपोर्ट करती है वो एक 100 लोगों की है। फिर एक 100 लोगों की सपोर्ट टीम है जो कस्टमर्स को कुछ भी प्रॉब्लम हो सॉफ्टवेयर को लेके या कुछ भी चीज़ों के लेके। और हम लोग एक और चीज़ करते हैं, जितनी भी नई मेडिसिन इंडिया में आती है
उसका हम लिस्टिंग करते हैं, वाह। ताकि फार्मेसी को ईजी हो जाए कि ये मेडिसिन कौन सी कंपनी का है, किधर से मिल पाएगा। जो कस्टमर आता है तो उसके लिए ईजी हो जाता है। एंड उसके अलावा 30-40 लोग बाकी हम लोग सेल्स वाले सब भी है जो मार्केट में जाते रहते हैं। सर इस बीच में ना अभी जैसे कि ये आपने जब शुरू किया उस टाइम पे शायद ऑनलाइन का इतना ट्रेंड नहीं होगा, जैसे कि क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स इतनी जल्दी इतनी चीज़ें जो ग्रो हुई है पिछले कोविड के बाद से, तो चीज़ें ऐसी फास्ट हुई है कि समझ ही नहीं आया, पलक झपकती है कि कहाँ से कहाँ आ गए। तो इस बीच में अब लगता है कि बिजनेस में थोड़ी सी चीज़ों के अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि आजकल तो मेडिसिन भी आपको ऑनलाइन मिल रही है, तो अब फार्मेसी के पास कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा ही होगा। करेक्ट है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जहाँ पे अभी क्रॉनिक मेडिसिन है या जिनको बहुत प्राइस का नेगोशिएशन का रिक्वायरमेंट है, या आज वो जहाँ नहीं पाते हैं कहीं, तो वो ऑनलाइन पे प्रेफर करते हैं। बट आज की डेट में भी आफ्टर आई थिंक नाउ 9 years 10 years ऑलमोस्ट 9 years हो गया ऑनलाइन फार्मेसी आके, आज तक वो 3 या 4% ही कवर कर पाए। अच्छा। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ट्रस्ट फैक्टर मैटर करता है। करेक्ट। नेबरहुड फार्मेसी वाले के पास जाके आप पूछ सकते हो, क्यों क्या होता है ना, मैं आज अगर आप और मैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमको शर्म आती है पूछने के लिए कि डॉक्टर ये मेडिसिन किसके लिए, तो वो जो लिख के देते हैं, अच्छा डॉक्टर सर मैं ले लूंगा ये मेडिसिन। और अब आपके फार्मेसी वाले से पूछते हो सर ये मेडिसिन किसके लिए। करेक्ट। तो काफ़ी जो रिलेशनशिप सेलिंग है वो यहाँ पे होती है। तो ऑनलाइन फार्मेसी हैज़ इट्स ओन एडवांटेज फॉर इमरजेंसी थिंग्स, बट डेफिनेटली आज की डेट में आप कोई भी फार्मेसी चले जाओ, आप फ़ोन करोगे तो वो घर पे लाके देता है डिलीवरी। तो आई थिंक इट इज़ एज गुड एज ऑनलाइन फार्मेसी ओनली। तो आपने भी सोचा है कि आप एआई में मूव होंगे? तो एआई तो काफ़ी अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा। मतलब काफ़ी चीज़ों में हम लोग लगाते हैं डिमांड प्रेडिक्शन के लिए, क्योंकि इंडिया में करीबन 2 लाख ब्रांड्स चलते हैं, मतलब मेडिसिन के चलते हैं, और हर सिटी का अपनी ही नीड होती है। जैसे अभी बैंगलोर आप ले लेंगे तो 30 से 32 हज़ार प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल होते हैं। अब कोई भी फार्मेसी है वो 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार आइटम से ज़्यादा नहीं रख पाता है, तो उसको कौन सा रखना चाहिए वो हमारे एआई प्रेडिक्शन हम हेल्प करते हैं उनको कि क्या आपको रिपीट क्या खरीदना चाहिए। अब वो भूल ना जाए कि उसने मंगाया था 1 महीने पहले, वापस मंगाना भूल गया, तो क्या होता है फिर जब कस्टमर आता है ना, ओ सर अभी नहीं है मैं कल मंगा के देता हूँ, तो वो कितना हम कम कर सकते हैं वो हम एआई के थ्रू हेल्प करते हैं। एआई के थ्रू हम बड़ा एक और चीज़ हेल्प कर रहे हैं कि जो इनवॉइस आती है डिस्ट्रीब्यूटर से, उसको हम डिजिटाइज करने के लिए उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली डिकोड करके उनके सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए हम हेल्प करते हैं। अरे वाह, बहुत सही है। तो ये कुछ नया है, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना बिजनेस रुक जाएगा। सर ने भी अपना लिया उस चीज़ को। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि मेडिसिन पे हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ऐसे हमेशा मेडिसिन के इतने एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, कितना सही है? क्या हमें दवाई लेनी चाहिए? नहीं, दवाई तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर जितना बोलता है उतना ही लेना चाहिए, और डॉक्टर जितना बोलता है उतनी लेनी चाहिए। तो 2 मिस्टेक करते हैं हम, डॉक्टर बोले बगैर हम लेते हैं, वो बहुत गलत है। क्योंकि कितनी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे एंटीबायोटिक है, हम देखते हैं कि किसी को थ्रोट पेन हुआ, एरिथ्रोमाइसिन ले लिया उसने, और वो एंटीबायोटिक इतना फिर ओवर ए पीरियड टाइम बॉडी रेसिस्टेंट हो जाती है, तो फिर वो मेडिसिन काम ही नहीं करती है। जब एक्चुअल ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक की, तब वो मेडिसिन ही काम नहीं करती, फिर उसको हायर डोज देना पड़ता है, उससे हायर डोज विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड दूसरा एक और है कि जब डॉक्टर लिख के देते हैं तो डॉक्टर 10 टैबलेट लिख के देता है, हम 6 टैबलेट लेते हैं, हमारी ठीक हो जाती है तो हम स्टॉप कर देते हैं। वो बॉडी में सेमी रेसिस्टेंट बना देता है, तो वायरस को मौका मिल जाता है कि उसको उससे सीखे और वो इम्यून हो जाए, तो फ्यूचर में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती। फिर तो आपको जो डोज लिखा जाता है वो पूरा लेना चाहिए और अपने आप नहीं लेना चाहिए। वो तो सबसे बहुत ज़रूरी है। आप भले आप लो नहीं लो मेडिसिन वो अलग बात है, बट अपने आप तो लेना ही नहीं चाहिए, स्पेशली फॉर एंटीबायोटिक्स एंड क्रॉनिक डिसीजेस के लिए। अब डायबिटीज़ वाला मेडिसिन क्या करता है, पेशेंट एक बार लिखवा के आ जाता है, वो एक साल तक वही मेडिसिन लेते रहता है। करेक्ट। वो कभी नहीं करना चाहिए। हर 3 महीने 6 महीने में उसको डॉक्टर के पास जाके रिव्यू करवाना चाहिए कि बॉडी में कुछ चेंजेस आए क्या, मेडिसिन चेंज करना है क्या। तो वो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन विच एवरी ह्यूमन बीइंग शुड ब्रिंग। ओके, ये मैंने से बहुत लोगों को देखा है, अपने घर में भी देखा है कि वो मेडिसिन चल रही है वहीं से वही लेकर आए। ये तो है इशू। सर जो
जब सॉफ्टवेयर की जब हमने बात करी कि यहाँ पे सारी चीज़ें मेडिसिन वगैरह रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्रग्स के ऊपर नीचे के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ड्रग सही रहेगा, ये ड्रग सही नहीं रहेगा? या फिर एक और चीज़ रहती है कि डॉक्टर के पास बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल फार्मर जाते हैं कि ये मेडिसिन अच्छी है, ये मेडिसिन अच्छी है, तो ये इनमें क्या उनका बिजनेस ही रहता है, बिजनेस मॉडल के हिसाब से जा रहे होते हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई कंपनी होती है जो उन्हें भेजती है? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि हर कंपनी जो आज फार्मा कंपनी है, जैसे अभी सपोज मेरे को अगर फार्मा बिजनेस चालू करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के पास जाऊँगा, अपने नाम से एक मेडिसिन बनवाऊँगा, और मैं इसको प्रमोट कैसे करूँ? दो चैनल है, एक मैं डॉक्टर के रूट से जा सकता हूँ, एक मैं फार्मेसी के रूट से जा सकता हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर ये मेरा ब्रांड है, ये मैं अवेलेबल करा देता हूँ यहाँ पे सब, इसकी ये रिपोर्ट है, ये इसकी ये खासियत है, आप अगर लिखेंगे तो मेरा बिजनेस हो जाएगा। तो डॉक्टर देखते हैं कि हाँ इसका ब्रांड सीख है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर जनरली क्या करते हैं कंपनीज कि सैंपल देते हैं, तो डॉक्टर उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और डॉक्टर को लगता है कि नहीं इसमें क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है। देयर आर वेरियस इंसेंटिव्स फॉर हिम, डॉक्टर का रिलेशनशिप से अच्छा लग जाता है, या कभी डॉक्टर को ये मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो कोई कोई फार्मा कंपनीज क्या होती है कि मेडिसिन वो अवेलेबल ही नहीं करवा पाती है, सप्लाई चेन बराबर नहीं रहती है, तो डॉक्टर लिख तो देता है, फिर पेशेंट घूमते रहता है, तो डॉक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तब वो डॉक्टर ब्रांड चेंज कर देता है। Okay. तो आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, एक पैंटाप्रोजोल करके आता है जो स्टमक के लिए यूज या इसके लिए होता है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस के वगैरह के लिए। 1200 ब्रांड है इंडिया में एक ही मेडिसिन का। तो और ये क्यों हुआ? क्योंकि 1200 कंपनी ने उसकी ब्रांड लॉन्च की, तो अभी डॉक्टर को भी नहीं पता कि किसकी ब्रांड लिखूं, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर भी क्या करते हैं, हर कंपनी को सपोर्ट करने के लिए किसी का कुछ ब्रांड लिखते हैं, किसी का कुछ और मेडिसिन लिखते हैं, तो इसी हिसाब से डॉक्टर के पास जाते हैं। ये मेडिकल रेप जो है ये इनके थ्रू प्रमोट होता है। तो कंपनी क्या करती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करती है और बोलती है कि आप ये डॉक्टर के पास जाइए और ये मेडिसिन प्रमोट कीजिए। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि सर हमारे पास ये ब्रांड है, ये नाम है, तो आप प्लीज़ लिखिए हमारे लिए। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, ठीक है मैं लिखता हूँ प्रिस्क्रिप्शन, जब भी इसकी ज़रूरत होगी तो मैं आपका ब्रांड लिखूंगा, तो वो अपना ब्रांड लिखते हैं और फार्मेसी में वो प्रिस्क्रिप्शन जाता है। तो ये मेडिकल रेप क्या करते हैं, डॉक्टर से जब लिखवाते हैं तो पहले वो फार्मेसी के पास भी चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने लिखवा रहा हूँ, आप रखिएगा, स्टॉक रखिएगा। तो वो रिटेलर क्या करता है, फिर वो मेडिसिन अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, बोलता है कि मुझे ये सप्लाई कर दो, 3 स्ट्रिप, 5 स्ट्रिप, 6, 10 स्ट्रिप, जो भी। तो वो मंगा के रखता है, फिर डॉक्टर लिखता है, तब आप जैसे आप और मैं जब पेशेंट की तरह जाते हैं उनके पास फार्मेसी में, तो हमें वो मेडिसिन मिल जाती है। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें बेनिफिट, अगर फार्मेसी खोल रहे हो तो बेनिफिट्स किसके साथ है, डॉक्टर के साथ कनेक्ट होके बेनिफिट रहेगा, या फिर नॉर्मली जो हमारे पास आ रहे हैं कि ये अभी नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, ये ड्रग्स आप रखिए, इसमें बेनिफिट है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है? सो एज अ रिटेलर आप बोल रहे हैं? हाँ, एज अ रिटेलर। सो एज अ रिटेलर मुझे 3 जन के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं। एक मेडिकल रेप्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, क्योंकि वो बताएगा कि वो कौन सा प्रोमोट करवा रहा है। हाँ। अब ऐसे होता है ना कि मेडिकल रेप भी 20 दुकान है, वो 3 दुकान में जाके बोल दिया और बाकी 17 को नहीं बोला, और पेशेंट आया उसमें 4 मेडिसिन लिखा हुआ है और एक नहीं है, तो पेशेंट क्या बोलता है कि नहीं मैं सब एक जगह से लेता हूँ। तो 3 रखने के बावजूद उसका बिजनेस चला जाता है। तो मेडिकल रेप से अच्छा रिलेशनशिप होगा तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको कि क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब होने वाला है। अच्छा। दूसरा जो ऑडियंस है, डॉक्टर से इसलिए रिलेशनशिप रखना है कि डॉक्टर कभी कभी पूछते हैं, ऐसे पेशेंट मैं जाके डॉक्टर को पूछ लेता हूँ कि डॉक्टर ये कहाँ मिलेगी, तो वो बता देगा एक काम कर, वो बगल वाली वो मेडिसिन फार्मेसी शॉप है उसमें मिलेगा। वो कब रेकमेंड करेगा, जब उसको पता होगी कि ऐसा कोई मेडिसिन है। तो मेरे रिलेशनशिप विद डॉक्टर्स रिक्वायर्ड है। तीसरा जो मेरा रिक्वायरमेंट है पेशेंट के साथ, पेशेंट या उसकी फैमिली के साथ, उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप होने से क्या होता है कि वो 20 दुकान में से मेरी दुकान चूज करे, उसको जब भी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो मुझे करे। और जब कस्टमर जुड़ जाते हैं, उसका एक एडवांटेज है फ्रॉम ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि वो खाली मेडिसिन नहीं लेता है। आज फार्मेसी में आप देखेंगे FMCG की वही रेंज है, आयुर्वेदिक रेंज है, सर्जिकल रेंज है। मतलब फार्मेसी में भी 3 कैटेगरी आ गई, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड वेलनेस। तो काफ़ी, किसी को वेट लॉस के लिए चाहिए, किसी को प्रोटीन चाहिए, किसी को मतलब लीवर एंजाइम चाहिए, तो काफ़ी ऐसे मेडिसिन आ गए हैं।
जो आंवला जूस आ गया ऐसा। करेक्ट। तो ये सब बिक सकता है उस कस्टमर, लेकिन अगर कस्टमर जुड़ा ही नहीं है तो ये मैं बाकी सब चीज़ें उनको दे ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अब इसमें एक और सवाल, जैसे कि हमने 3 अभी साइकिल सेगमेंट्स बताए, इनमें अगर मैं प्रॉफिट देखूं या अगर कोई एंट्री करे तो कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन रहेगा आज के हिसाब से? मिक्स होना चाहिए। मिक्स होना चाहिए, क्योंकि फार्मेसी आपका जो अगर 60% फार्मेसी होगा तो कस्टमर बार बार आएंगे आपके पास। फिर एक 20% FMCG होनी चाहिए जो रोज रोज आए, इवन मेडिसिन रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी वो आए पेस्ट लेने के लिए या बूस्ट लेने के लिए, हॉर्लिक्स लेने के लिए या सैनिटरी नैपकिन्स लेने के लिए। तो वो जब वो सब आते हैं तो कस्टमर का क्या है, बार बार आने से एक अटैचमेंट हो जाता है। हाँ। हम भी वैसे ही है ना कि आज एक जगह पे जाते हैं तो फिर हमें हमेशा उधर ही जाने के पसंद, तो वो एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। अच्छा। और तीसरा जो सेगमेंट है वेलनेस, जो 20% होना चाहिए, वो आई वुड से 15% होना चाहिए। वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप कस्टमर को जो नीड्स है, आज उतना स्ट्रेस में रहता है यूथ और वगैरह, तो उनके लिए वो आप गाइड कर सकते हो कि आप ये मेडिसिन ले लो तो आपको सप्लीमेंट की तरह काम करेगा या आपको एनहांसर की तरह काम करेगा। आप जिम जा रहे हो तो आपके लिए ये प्रोटीन ये सही रहेगा, या आप अगर बहुत नई लेट नाइट सो रहे हो तो आप ये ले लीजिए, थोड़ा डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें फार्मेसी गाइड कर पाएगी। लेकिन सर मैंने ऐसे अक्सर देखा है कि जब भी अगर हमें कोई फार्मेसी में अगर कोई हमें प्रोटीन सजेस्ट करते हैं कि आप ये प्रोटीन ले लीजिए नॉर्मली, तो फिर नॉर्मल लोगों को ये होता है कि यार इनको तो प्रमोशन कर रहे हैं, इनको तो उसमें बेनिफिट हो रहा होगा इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वरना ये तो मतलब कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का ये तो उसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी कोई अलग कहानी रहती है ना, तो इसमें भी होता है ना सर, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया फार्मेसी बिजनेस में मार्जिन्स कम है, तो ये प्रोडक्ट्स लेके आते हैं मार्जिन्स के लिए। ऐसे कस्टमर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप समझिए पहले वो रेकमेंड कर रहे हैं वो आपको ज़रूरत है कि नहीं। अभी हमको बॉडी में 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर अपने फूड से सोर्स हो सकता है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर ज़रूरत है तो कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए, विद शुगर कंटेंट वाला चाहिए, विदाउट शुगर वाला चाहिए, मास प्रोटीन चाहिए कि कौन सा टाइप का प्रोटीन चाहिए, वो आप नहीं समझोगे तो देन यू गेट इनटू दैट। सो एनीवन हु इज बाइंग फ्रॉम दैट फार्मेसी, इफ़ यू कैन डू लिटिल मोर क्वेश्चनिंग तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो फार्मेसी वाला आपको कुछ पुश कर रहा है या जेन्युइनली आपके इंटरेस्टेड में बात कर रहा है। अगर वो समझा पा रहा है अच्छे से, दैट मीन्स ही अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज सेलिंग। अगर वो समझा नहीं पा रहा है, दैट मीन्स ही इज सेलिंग फॉर प्रॉफिट। और सर अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ मेडिसिन में, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, तो उसका क्या सीन रहता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक कोई आपको पढ़ाई करनी होती है, कुछ कोर्स लेने होते हैं, किस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमाते हैं? सी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस के लिए तो सेम लाइसेंसिंग लगता है, उनको नॉलेज होना ज़रूरी है। इंडिया इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर दैट एंड डेफिनेटली यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या होना चाहिए। बट आज की डेट में मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मुझे खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर आर मेनी प्लांट्स विच ओनली डज दिस जॉब ऑफ हेल्पिंग पीपल टू मैन्युफैक्चर समथिंग ऑन योर ओन ब्रांड। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो मुझे अगर मेरा अपना खुद का पैरासीटामोल लेके आना है, या मेरा खुद का पैंटोप्राजोल लेके आना है, या मेरा खुद का डायबिटिक मेडिसिन लेके आना है, तो मैं एक ऐसी कोई भी प्लांट के पास जा सकता हूँ जो रेप्यूटेड है और उनको बोल सकता हूँ कि ये मेरे ये ब्रांड में आप मेरे को 1000 स्ट्रिप, 5000 स्ट्रिप या 10,000 स्ट्रिप बना के दे दीजिए। और पैकेजिंग वगैरह सब वो सजेस्ट करते हैं। एंड आपको मेडिसिन लेके आने के बाद नाउ ऐसा मतलब बिजनेस पर्सन आई हैव 2 चैनल्स। या तो मैं डॉक्टर के रूट से जाके मैं प्रमोट करूं, या मैं फार्मेसी को जाके बोलूं कि भाई तुम अगर कोई कस्टमर पूछता है ऑल्टरनेटिव तो आप ये सजेस्ट कर दो ना मेरा ब्रांड्स। तो इसमें क्या होता है, मार्जिन्स जो होते हैं, जो खर्चा एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द फार्मा कंपनी का खर्चा है टू रीच आउट टू द डॉक्टर्स। सो वो मार्जिन पास ऑन हो जाता है ईदर टू द कंज्यूमर और टू द फार्मेसी गाइड इन दिस चैनल। सो आपको अगर कोई आप जब जाते हैं कोई फार्मेसी में वो बोलता है कि आप ये ब्रांड ले लीजिए आपको सस्ता पड़ेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि ही इज प्रमोटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस मैन्युफैक्चरर, बिकॉज वो प्रिस्क्रिप्शन से नहीं आ रहा है। तो अगर मैं अब फिर से कम टू द पॉइंट कि अगर मेरे को अपना फार्मेसी का बिजनेस शुरू करना, मैं अपना फार्मेसी ओपन करना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से मेडिसिन लूँ, कैसी मेडिसिन लूँ और क्या क्या मेडिसिन मेरे पास होनी चाहिए। तो क्या आप ये भी जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स, उनकी हेल्प करते हैं? 100% वहीं पे हमारा रोल है। हम जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसमें हम बताते हैं कि भाई ये मेडिसिन आपकी इस टेरिटरी में बिकती है। ओके, जो बंदा आता है वो उसको भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता है कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। एंड वी ऑल्सो रिकमेंड कि ये क्वांटिटी आप ले लीजिए। और सिस्टम क्या करता है, रीसेट करवा देता है। और मैं उन फार्मेसी को अगर ज़रूरत है तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कनेक्ट करवा देते हैं। उनके साथ रिलेशनशिप करवा लेते हैं।
तो काफ़ी ऐसे होती है कि आप 10,000 प्रोडक्ट लिए स्टार्टिंग में, बट उसमें से 7,000 ही चला, 3,000 नहीं चला, तो हम वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो रिलेशनशिप कैसा है उसके बेसिस पे वो 3,000 रिटर्न करवा के फ्रेश दूसरे आइटम्स खरीदवा सकते हैं। और हमारा सिस्टम एल्गोरिदम से वो उसको सजेस्ट करेगा कि आपको अभी क्या खरीदना है और क्या रिटर्न करना है। अच्छा, ओके। जो अभी नहीं बिक रही है और आपको नहीं रखना है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। तो एक मोटा मोटा आप पूरा एक मतलब अगर मैं देखूं जिसको फार्मेसी स्टार्ट करनी है तो आप उनका पूरा सेटअप जमाने में उनकी काफ़ी। हाँ, हमारा एक कंसल्टिंग डिवीजन भी है जो हम उसको हेल्प भी करते हैं। अगर किसी को सेटअप करना है, उसको स्टोर बनाना है, तो वो मेरी टीम है जो हेल्प करती है। अच्छा, क्या ऑर्डर करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए शेल्फ में, कौन सी आइटम फ्रिज में रखनी चाहिए, कौन सी आइटम काउंटर के सामने रखनी चाहिए, उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं फार्मेसी खोलूँ तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी कि इनिशियल लेवल पे ये मेरे पास होना चाहिए? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ वेयर वी हेल्प देम। क्या होना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि आज आप जैसे अगर मैं एक ऐसे पेशेंट में वॉक इन करता हूँ एक फार्मेसी में और अगर 10 मिनट लगा देता है ढूंढने में तो मैं वापस कभी ना जाऊँ। ट्रू। तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ रखा है, सिस्टम में पता होना चाहिए, रीचेबल पॉइंट ऑफ व्यू में से रहना चाहिए, अल्फाबेटिक रखा हूँ कि कैटेगरी वाइज रखा हूँ। तो सब जो जितने भी ट्यूब्स है एक साइड पर रखते हैं, सब बॉटल्स एक जगह पे रख देते हैं, जिससे ईजी हो जाता है डिस्कवरी करने के लिए। क्योंकि 10,000 प्रोडक्ट्स में से मुझे ढूंढना है। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि एक फार्मेसी ओपन करने के लिए बेसिक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे फार्मेसी में होनी चाहिए? तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, अगर आपकी फार्मेसी साइज 150 से 200 स्क्वायर फीट है तो आई वुड प्रेफर कि आप 95% या 90% फार्मा प्रोडक्ट रखिए, 10% सिर्फ जो FMCG प्रोडक्ट रखिए। बट अगर आपकी फार्मेसी 400 स्क्वायर फीट है तो आपकी 80 या 75% फार्मेसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, 15% आपके FMCG प्रोडक्ट होना चाहिए और एक 10% थोड़ा जेनेरिक और थोड़ा सर्जिकल आइटम्स रखिए। और अब आपका फार्मेसी 1,000 स्क्वायर फीट का है तो आपके सर्जिकल इक्विपमेंट्स तक लेके आ सकते हैं, जैसे व्हील चेयर हो गया या स्टैंडीज हो गए, वॉकर्स हो गए, वो भी आप रख पाएंगे। अच्छा। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फार्मेसी विच यू आर प्लानिंग टू ओपन, यू शुड डिफाइन द रेंज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 प्रोडक्ट्स अप टू 15,000 प्रोडक्ट्स आप प्लान कर सकते हो। और सर अगर इनको पूरा सेटअप जमाने में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर मैं मानूँ तो? सो डिपेंडिंग ऑन, जैसे अभी मैंने बोला आपको छोटी फार्मेसी खोलना है तो 5 लाख से शुरू हो सकता है, 3 से 5 लाख में शुरू कर पाते हैं वो। और अप टू आप इन्वेस्टमेंट का कोई एंड नहीं है, 50 लाख तक भी अच्छी एक फार्मेसी बना सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी कि लॉन्ग टर्म फार्मेसी बनानी है। आप देखेंगे बड़े ब्रांड्स के जो इंटरनेशनल स्टाइल में करोगे तो 1.25 करोड़ का भी। ओके, हाँ, ट्रू। तो ये सर, और इसमें अगर मैं देखूं कि शेल्स में चाहिए हमें फ्रिज वगैरह, ये सारी मैंडेटरी चीज़ें रहती हैं। तो फ्रिज आपका कूलिंग मैंडेटरी है, एयर कंडीशनिंग एक्चुअली मैंडेटरी है, आपका कंप्यूटराइजेशन मैंडेटरी है बिकॉज आप गलत डिस्पेंसिंग ना हो जाए, रिकॉर्डिंग मेंटेन कीपिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर आपका फार्मासिस्ट मैंडेटरी है, पावर बैकअप मैंडेटरी है, फिर इंटरनेट मैंडेटरी है आज की डेट में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देना है या आपको कस्टमर के साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट करना है तो आपको इंटरनेट बैकअप जरूरी है। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। और अगर आपके पास कोई डिलीवरी असिस्टेंस है तो वो अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि कस्टमर अगर कोई होम डिलीवरी मांगता है तो उसको डिलीवर करने में हेल्पफुल हो जाता है, वरना दुकान बंद करके जाना पड़ेगा आपको। करेक्ट। तो मतलब अगर हम अपना खुद को कोई ऐसा बंदा हायर कर लें उस टाइम पे एम्प्लॉय जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करा रहा है घर तक, तो ये USP हो जाएगी। हाँ, अगर कोई आपका डिलीवरी, जैसा भी बहुत सारे जो डिलीवरी एजेंट्स हैं वो भी करते हैं ये काम, तो आप उनके साथ भी टाइप करोगे। पहले जैसे डंजो हुआ करता था, अभी स्विगी है, आप उनके साथ भी डिलीवरी करवा सकते हो, काफ़ी करते भी हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेडिसिन। आपको लगता है कि नार्कोटिक ड्रग से तो कभी होम डिलीवरी नहीं करेंगे कोई। अच्छा, ओके। कोई भी नहीं करेगा, उसको तो आप पेशेंट्स आना पड़ता है, प्रिस्क्रिप्शन वेरीफाई करते हैं, फिर तब जाके डिस्पेंसिंग होती है। और उसका ड्रग डिपार्टमेंट का भी काफ़ी कंप्लाइंस होता है उसको डिस्पेंस करने के लिए। और सर अब ये सब चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस में एक नॉर्मल बिजनेस और फार्मेसी का जो बिजनेस है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो ये जो फार्मेसी बिजनेस है ये बहुत निश है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे, आप स्टाफ जिसको रिक्रूट करते हैं, आप कोई भी रोड में चलते हुए बंदे को नहीं रिक्रूट कर सकते हैं। Correct. उसकी फार्मेसी की नॉलेज होनी चाहिए, फार्मेसी पढ़ाई की होनी चाहिए, तब जाके आप रिक्रूट करते हैं। अगर वही आप एक सुपरमार्केट है, वहाँ पे कोई भी बंदा 10वीं पास है, 12वीं पास है, उसको भी आप रख सकते हैं उधर। आप अभी सुपरमार्केट में जाएंगे, बिलिंग खाली उसका काम है, जो भी आइटम पिकअप करके लेके आए उसको स्कैन करके बिल देना है आपको। वेरएज़ फार्मेसी में कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देता है और सरेंडर कर देता है। मतलब आप जो दे रहे हो वही उसके लिए सही है। तो दैट मीन्स योर लॉट ऑफ ट्रस्ट
एम्फोसिस देना पड़ता है इस बिजनेस में। तीसरा जो है, ये डिमांड फुलफिलमेंट ही करते हैं, डिमांड क्रिएशन करते ही नहीं फार्मेसी बिजनेस। वैसे अगर आप एफएमसीजी में चले जाओगे तो टाइड की जगह पे आपको सर्फ एक्सेल दे देंगे, 300 ग्राम की जगह पे बोलेगा 3 सोप ले लो, 1 सोप फ्री है। मैं फार्मेसी में ये नहीं बोल सकता कि 3 स्ट्रिप ले लो, 1 स्ट्रिप फ्री देता हूँ मैं आपको। कस्टमर को जितना चाहिए उतना ही देना है। तो यहाँ पे डिमांड फुलफिलमेंट का काम है। दूसरे बिजनेस में डिमांड क्रिएशन और डिमांड फुलफिलमेंट दोनों होता है। तो टिपिकली अगर आप देखेंगे, एक मैन्युफैक्चरर होता है, उसकी मटेरियल्स एक डिपो में जाती है, डिपो से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास पहुंचता है। सब लोग यहाँ पे फार्मा बिजनेस में फुलफिलर्स है। और इसका डिमांड क्रिएशन होता है मार्केटिंग टीम से मेडिकल रेप से डॉक्टर के पास जाके प्रमोट किया जाता है, वहां से डिमांड क्रिएट होता है। इसका मैंने देखा है कि ज्यादा तो कोई ऐसा प्रमोशंस नहीं होते, टीवी पे कोई एड्स नहीं अलाउड ही नहीं है। ओके, फार्मा प्रोडक्ट के लिए कोई भी आपको टीवी एड्स अलाउड ही नहीं है। आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस यू टू बाय दिस मेडिसिन, आई कैन ओनली इन्फ्लुएंस द नॉलेज्ड पर्सन। सो मैं डॉक्टर के पास जाके बोल सकता हूँ कि ये मेडिसिन ये काम करता है, ये बेनिफिट है, ये नया मॉलिक्यूल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। डॉक्टर को आप बोल सकते हो, आप फार्मेसी को जाके बोल सकते हो, बट नॉट टू द एंड कंज्यूमर। लेकिन सर अगर मैं देखूं, अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं भी फार्मेसी से रिलेटेड है, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तो बड़े ऐड आते हैं। हाँ, बिकॉज दैट इज कम्स अंडर OTC, जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। तो एनीथिंग विच इज डज नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स ले लीजिए, बूस्ट ले लीजिए, इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, आपका ऐसे कोई भी मेडिसिन जो OTC हॉल्स है, ये काफ़ी ऐसे मेडिसिन है जो OTC है, ओवर द काउंटर आप बेच सकते हो, तो उसका एडवर्टाइजमेंट चल सकता है। तो आप जाएंगे तो दुकान के सामने आपको डेटॉल का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा या सैवलॉन का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो ये दिस आर प्रोडक्ट्स विच आर पॉपुलरली यू कैन टेल द कंज्यूमर टू बाय। तो लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी थी, अगर जैसे कि हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो डिस्प्रिन उसका बड़ा ऐड आता था टीवी पे, तो फिर वो कैसे हुआ कनेक्शन? सो डिस्प्रिन जब पहले जो डिस्प्रिन की ऐड आती थी वो मेडिसिन डी नोटिफाइड हो गई थी प्रिस्क्रिप्शन से। अभी आपको नहीं दिखेगा डिस्प्रिन की एड्स। ट्रू, हाँ। तो अभी वो प्रिस्क्रिप्शन के अंडर आ गई। ओके। सो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है, आज भी आप जाके मांगोगे डिस्प्रिन मिलता है, बट पहले क्या होता था कि वो मेडिसिन जो कैटेगरी थी वो, जैसे अभी पैरासिटामोल, आपको क्रोसिन का एडवर्टाइजमेंट आता है क्योंकि वो OTC हो गई। बट वो भी अगेन ब्रांड क्या करता है, 2 मेथड से चलाता है। OTC ब्रांड की तरह चलाता है या प्रिस्क्रिप्शन की तरह चलाता है। Okay. अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरे पैरासिटामोल ले लीजिए, डोलो या वगैरह, वो डॉक्टर के थ्रू ही लिखवाते हैं, वो कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। अब क्रोसिन ने डिसाइड किया कि मैं एडवर्टाइजमेंट करके बेचूंगा। Okay. तो बट दिस आर ओनली सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स विच कैन बी डन थ्रू दैट एडवर्टाइजमेंट। Okay. शायद मेरी नॉलेज थोड़ी बहुत वीक हो, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। नहीं, ये मुझे इतना समझ में, क्योंकि मैं यूजली यही देखती थी कि सबके ऐड आते हैं पर मेडिसिन के नहीं आते। लेकिन अगर हम देखते हैं कफ सिरप, गला खराब हो रहा है, आपको कफ हो रहा, कोल्ड हो रहा, तो इसके मेडिसिन तो अगर आयुर्वेदिक रेंज है, प्रिपरेशन है, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और जिसका नोटिफाइड है कि OTC की तरह बेच सकते हैं, तब आता है उधर। अच्छा, तब आता है। ओके। तो अगर हम अगर हम फार्मेसी अपना खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिल रही है, कोई सब्सिडी है? तो सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा, अगर आप MSME की तरह बनते हो तो आपको गवर्नमेंट का बैंक लोन मिलता है, MSME लोन मिलता है। बट फ्रॉम ए अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे गवर्नमेंट अपना खुद का एक ब्रांड है जन औषधि करके। हाँ, जन औषधि। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो बोलती है कि आप अगर अपना एरिया में जन औषधि सेवा केंद्र खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो। वो सप्लाई करेंगे आपको मेडिसिन और आपको एक फिक्स मार्जिन दिया जाता है और आप बेचो कस्टमर्स को। तो आपको उसकी पूरी फ्रेंचाइजी नेटवर्क मिलती है और टिपिकल दूसरे फार्मेसी की तरह। बट यहाँ पे आपको कोई सप्लायर के झंझट करने की जरूरत नहीं, एक ही सप्लायर होता है, गवर्नमेंट या उनके थ्रू, उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके थ्रू आपको मेडिसिन आ जाता है और आप सप्लाई करते हैं। उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा नहीं, फिक्स्ड है, गवर्नमेंट फिक्स कर दिया उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि द होल आइडिया ऑफ जन औषधि इज टू हेल्प द कंज्यूमर टू गेट एट ए बेटर प्राइस। सो जो बेसिक रनिंग कॉस्ट होना चाहिए उतना मार्जिन रिटेलर को दिया है, जिसका बेसिक रनिंग कॉस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन चलाने के लिए चाहिए उतना उनको नोटिफाई कर दिया है। बाकी गवर्नमेंट अपने जो जितने भी मिडिल प्रॉफिट थे, जो बाकी प्रॉफिट, वो पास ऑन कर दिया कंज्यूमर को। और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन मिलती है उसका फिर तो काफ़ी गवर्नमेंट ने क्या कि काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स वो करती है कि जो पेशेंट्स नीडी है तो उनका जो सोशल फंड है उसके थ्रू ये पास ऑन करते हैं। जैसे अभी आप एम्स में चले जाइए दिल्ली में, वहाँ पे फ्री जेनेरिक फार्मेसी है, वहाँ पे मैंने ही अपना ही सॉफ्टवेयर लगवाया है। पूरा हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि पेशेंट वहाँ पे डॉक्टर के पास जाता है, प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको टोकन मिल जाता है और आप जाइए, आपको 1 हफ्ता 1 महीना जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उतनी मेडिसिन आपको
डिस्पेंस किया जाता है। नाइस। तो देन आज आई विल गिव यू वन लाइफ एग्जांपल। ये पहले ये फार्मेसी नहीं हुआ करते थे, तो जो प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं बिकॉज उसका कॉस्ट ऑफ सप्लाई इज़ वेरी हाई, कि उनको डॉक्टर के पास जाना है, एमआर के पास जाना है, तो वो मार्कअप हो जाता है प्रोडक्ट में। तो एक पेशेंट ऐसा था जो 3 दिन का ही मेडिसिन ले पाता था पूरे महीने के लिए, डायबिटीज़ के लिए। जब ये फार्मेसी खुली यहाँ पे, मैं बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, और वो उधर गया और उस प्राइस में उसने 30 दिन की मेडिसिन खरीदी, उसके आंखों में आंसू आ गए। बोले मैं मेरी जिंदगी में पहली बार पूरे महीने में मेडिसिन खा पाऊंगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन फैंटास्टिक वर्क ऑन ब्रिंगिंग दिस। आप और मैं शायद नहीं ले वो मेडिसिन, हमें डर है कि वो सब स्टैंडर्ड होगा या लो क्वालिटी होगा, हम अपने ब्रांड्स के साथ ही जाएंगे या हमारा डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसी में जाएंगे। बट देयर इज ए ह्यूज सेट ऑफ सोसाइटी विच रिक्वायर्स सर्विस, एंड इंडिया इज दैट मैटर में आई थिंक टचवुड चीपेस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज। देयर इज अ मेडिसिन विच जनरली एक एंटीबायोटिक है, यहाँ पे इंडिया में 85 रुपीज़ है, वही आप दुबई में चले जाइए, यूएई में चले जाइए, 2000 रुपये है। तो सेम मेडिसिन। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है इस चीज़ को, कि इवन जो एथिकल प्रोमोटेड प्रोडक्ट है उसको डीपीसीओ करके एक रेंज लेके आ गए, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो रूटीन में बिकता है उसको प्राइस फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप इससे ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच पाओगे। तो काफ़ी लोग आज की डेट में लोगों को अफोर्डेबिलिटी आ गई, वरना इसी में आप यूएस चले जाओ वहाँ पे क्या कैशलेस है, आप यूएई चले जाओ वहाँ पे काफ़ी कैशलेस है, तो पेशेंट को सोचना नहीं पड़ता कि किस कॉस्ट कितना है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी तक ओपीडी इंश्योरेंस नहीं है, इवन बेसिक इंश्योरेंस फॉर मेडिसिन के लिए कुछ है नहीं, तो खुद के पैसों से लेना होता है। मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये काफ़ी हेल्प आया हुआ है। ये काफ़ी सही चीज़ है, आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये जानकर अच्छा भी लगा होगा। और इस बीच मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि सर ने बताया कि उन्होंने जन औषधि योजना के बारे में उन्होंने बताया, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप बॉस वाला हिंदी पे जाकर चेक कर लेना। उसके बारे में मैंने बताया कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या पूरी प्रोसेस है, कौन कौन से सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी कंप्लीट वीडियो उस पर मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो आप उसे ज़रूर चेक करना। और एक चीज़ मैं अपने आपके ऑडियंस के लिए बोलूँगा कि बिजनेस, एक तो हमने बोला रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया इज ए बिग एक्सपोर्टर। इंडिया की मेडिसिन बहुत डिमांड में है बाहर, तो आप अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए या नियर बाय कंट्रीज, सब इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बहुत अच्छा है। स्किल्ड लेबर जो फार्मा में काफ़ी स्ट्रांग है, एपीआईज काफ़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्केटिंग के लिए ही बनाना है, इट्स कॉल्ड प्रमोशनल करने के लिए भी नहीं करना है। आप इवन आप बल्क मैन्युफैक्चरिंग करके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा मार्केट है। तो सर इसमें किस तरह से हेल्प होती है, लोगों किस तरह से काम करते हैं, शुरुआत कहाँ से होगी? तो आप अगर कोई भी अगर कंट्रीज में आपके कनेक्ट्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी क्या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। आप जो भी प्रोसेस है वो काफ़ी गाइड मिल जाता है, पूरा गाइडलाइंस मिल जाता है कि कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि कंट्री रेस्ट्रिक्शन में तो नहीं है, कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप, इट्स अ वेरी गुड मार्केट। अगर आपका कनेक्ट है तो आप यहाँ से बना के बेच सकते हैं। अभी काफ़ी लोग मेरे जो जान पहचान वाले वो क्या करते हैं कि जैसे सऊदी में, सऊदी के लिए उनका ब्रांड बना के यहाँ से भेजते हैं। अरे वाह। तो ऐसे काफ़ी कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, फिलीपाइंस है, यूरोपियन कंट्रीज है। काफ़ी यूरोपियन में कम जाता है, बट ये सब जगहों में काफ़ी इंडियन मेडिसिन जाता है जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी लो कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। तो इसीलिए आज यूएस भी डिपेंडेंट है काफ़ी चीज़ों के लिए। बहुत सही है। अभी मैंने एक जगह पढ़ा था, उसमें बोला था कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सर की सबसे अच्छी खासियत है जिस पे हम शायद कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना सारा उसमें पार्ट है हमारे पास अभी कवर करने के लिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। आप इंडिया में जहाँ पर मैक्सिमम जगह पर आप जो लैपटॉप कंप्यूटर के सामने जो लोग आपकी मेडिसिन चेक करते हैं किसकी कितनी प्राइस है, उनके पास है या नहीं है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो सर का ही है। तो अभी ऐसा कुछ समझ में आएगा कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, या सॉफ्टवेयर में कैसे सेव करके रखते हैं, तो वो सारा डेटा वो सर के पास रहता है। पर मुझे सर एक चीज़ जाननी है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारे इस शॉप में ये स्टॉक है या नहीं है। दूसरे का तो जैसे कि आपने बता दिया कि आपने फिल करके रखा हुआ है, आपके पूरे शीट में आपने पूरा मेंटेन करके रखा हुआ, लेकिन मेरी अपनी शॉप पर वो है या नहीं है, वो तो मुझे खुद ही दो चीज़ें। एक हो गया कि पैन इंडिया में कितनी नई मेडिसिन आती है, तो मेरा डेटाबेस आज की डेट में 9,50,000 प्रोडक्ट मेरे डेटाबेस में। तो आज 5 साल पहले, 10 साल पहले जो मेडिसिन बंद भी हो चुके हैं उसका भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, क्योंकि कभी कभी एक्सपायरी 3 साल लगती है, तो हमें रखना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब रही बात मेरी फार्मेसी में,
तो ऐसा फार्मेसी, जब मैं अगर फार्मेसी खोलता हूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज है मेडिसिन का डेटाबेस बनाना, कि मेरे को क्या रखना है। अब मेडिसिन पहले ऐसा नहीं है कि आप ब्रेड बटर है कि ब्रेड बटर लिख दिया मैंने, ब्रेड लिख दिया तो प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। मेडिसिन में शेड्यूल्स लिखने होते हैं, तो गवर्नमेंट ने हर प्रोडक्ट को एक शेड्यूल्स में ट्रैक किया है। कैटेगरी डिफाइन करनी होती है ताकि मुझे इन्वेंट्री, रैकिंग इन्फॉर्मेशन, बैच, एक्सपायरी, सब इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना होता है, शेल्फ लाइफ, उसकी कोल्ड चेन की पॉइंट। तो हम फार्मेसी को क्या बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, आप हमारा सॉफ्टवेयर ले लो, आपको प्रोडक्ट आप सर्च कर लो, जो आपको चाहिए नाम सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो तो आपके डेटाबेस में आ जाएगा। तो उनके लिए क्या हो जाता है, डे 1 से उनकी फार्मेसी चालू हो जाती है। अब रही बात आपकी दूसरा क्वेश्चन था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी फार्मेसी में क्या है। तो मेरा सॉफ्टवेयर क्या करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैटलॉग मैनेजमेंट टू ऑर्डर मैनेजमेंट, जो मेरे को किसको ऑर्डर देना है वो सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता है। जब मटेरियल आता है, मैंने बोला आपको एआई का, तो हम उसको हेल्प करते हैं उसकी परचेस एंट्री करवाने में। तो जो चीज़ आधा घंटा लगता है वो 5 मिनट में हो जाता है, तो उसकी इन्वेंट्री अप हो जाती है। तो मुझे पता है कि मेरे पास कौन सी स्टॉक है कौन सी नहीं है। जब कस्टमर आता है तो उसको हम इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर से ही करके देते हैं। तो उसमें भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की है। जैसे कभी कभी इतना नाम मुश्किल होता है ना टाइप करने में, तो नाम टाइप करके सर्च करते कस्टमर बोलता है मेरे को बिल नहीं चाहिए, कितना अमाउंट हुआ बोलो, और वो अगर बिल नहीं किया ना तो उसकी इन्वेंट्री की पूरी हिल जाती है, क्योंकि स्टॉक पता ही नहीं चलेगा फिर। तो हमने उसमें शॉर्टकट बनाई है कि आप पहला लेटर और उसकी प्राइस लिख दो, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सर्च कर लेता है कि कौन सी मेडिसिन है और वो उसको बिल कर देता है। तो एकदम रैपिड बिलिंग, क्योंकि बारकोड नहीं होता है। जैसे आप एफएमसीजी प्रोडक्ट में जाएंगे सब में बारकोड होता है, फार्मा में बारकोड नहीं है। पर बारकोड का अगर मैं देखूं तो ये लगता है कि आइडेंटिटी रहती है कि हाँ ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। हाँ, वो कंपनी क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, आज तक इंडिया में अभी तक जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं सब में बारकोड लगते हैं। अच्छा। इसको ट्रैक एंड ट्रेस बोलते हैं। बट इंडिया में अभी काफी नहीं हुआ है, अभी करीबन 200, 500, 1000 प्रोडक्ट्स में आ गए, बट अभी बाकी प्रोडक्ट्स में आना बाकी है ट्रैक एंड ट्रेस। तो उसकी वजह से बारकोड नहीं होने की वजह से या तो सेल्फ बारकोडिंग करते हैं। फार्मेसी क्या करता है, जब प्रोक्योरमेंट होता है तभी बारकोड बना के चिपका देता है, या फिर ये सिस्टम अडॉप्ट करता है जिसमें प्राइस और प्रोडक्ट का नाम से आइडेंटिफाई करके बिलिंग कर देते हैं। तो इसकी वजह से इन्वेंट्री पूरा ट्रैक रहता है। मेरा सिस्टम ये भी बताता है कि कौन सी शेल्फ में, कौन से ड्रॉ में, कौन से खाने में रखा हुआ मेडिसिन। तो मतलब इवन सडनली अगर मैं जाऊं तो भी मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिस्टम बता देता है, जाके उसमें से लेके आके देना रहता। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, जैसे कि अगर मैं किसी मेडिकल शॉप पे गई और वहाँ पे वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये पूछ सकती हूँ कि आप मुझे बता दो ये कहाँ अवेलेबल होगी। हाँ, तो उसके पास अगर 2 ऑप्शन है कि आप जब ऐसे आए तो वो कस्टमर को पूछता है कि आपको मैं शाम तक मंगवा दूं क्या, तो हाँ बोलते हैं, इंस्टेंटली वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और शाम को आपको डिलीवरी दे सकता है। दूसरा अल्टरनेटिव है कि अगर ये मेरी चेन फार्मेसी है, सपोज मेरी दूसरे दुकानें हैं, तो मैं एक बटन क्लिक पे मैं बता सकता हूँ कि किसकी दुकान, मेरे कौन सी दुकान में स्टॉक अवेलेबल है। अच्छा, तो वो भी हमने दिया है। अच्छा, तो पूरा मतलब ये है कि जो भी सर्कल जो आसपास चल रहा है, दुकान को छोड़ दो कि आपको मेडिसिन कोई ला के दे रहा है, उसको छोड़ के बाकी पूरा इन आउट वो सारी नहीं, वो मेडिसिन जो ला के दे रहा है उसके पास, उसका भी सॉफ्टवेयर मेरा है। अच्छा, उसके पास भी डिलीवरी का ऑप्शन है, ट्रैक है, कौन सी दुकान में देना है, बाकायदा उसका फेस, सिग्नेचर सब लिया जाता है। क्योंकि कल उठ के अगर वो फार्मेसी वाला बोल दिया कि ये मेडिसिन तो मैंने तो नहीं मंगवाया, तो और उससे कुछ किसी की डेथ हो गई या कुछ बीमारी हो गई, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो ये कभी कभी थोड़ा सा रिस्की सा नहीं लगता कि यार अगर कुछ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, चीज़ें खत्म? तो है, तो अलर्ट वाले बिजनेस है। जैसे आप पायलट का रोल कैसा है फ्लाइट में, वो एक छोटा मिस्टेक करेगा 200 लोगों की डेथ हो जाती है। तो यही सेम है स्टोरी, लेकिन यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। एक स्पेलिंग मिस्टेक, आई विल गिव यू एक ऐसे है जहाँ मैं नाम नहीं लेता हूँ मेडिसिन का नाम, बट सेम नाम है, जस्ट एक स्पेलिंग का थोड़ा इधर उधर है। एक आके आपका स्टोमक इन्फेक्शन के लिए और एक है एनेस्थीसिया के लिए। हाँ। तो एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए इंजेक्शन देते हैं वो, और दूसरा वाला एनेस्थीसिया के लिए देते हैं। अगर गलती से आपने वो इंजेक्शन लगवा दिया तो शायद आपकी डेथ भी हो जाए। तो ये बहुत केयरफुल रहना होता है, इसलिए प्रिस्क्रिप्शंस बराबर, जितना प्रिस्क्रिप्शन है आप सेल्फ नाम मत बोलिए, हो सके उतना प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए जिससे रॉन्ग मेडिकेशन ना हो। और फार्मेसी वाला भी कोशिश करे कि सिस्टम में देख ले, तो हम अलर्ट भी कर देते हैं। अगर सपोज एनेस्थीसिया का ड्रग है तो हम रेड कलर कर देते हैं उधर, उसको दिखा देते हैं कि भाई ध्यान से दे। और बहुत सारी जगह पे ऐसा तो कि डॉक्टर फार्मेसी में मिलती भी नहीं है मेडिसिन, बोलते हैं नहीं आपको सब
प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही आना पड़ेगा तो ही आपको हाँ, वो नार्कोटिक ड्रग्स हो गया, शेड्यूल ड्रग्स हो गए, जैसे कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं जैसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग कर ही नहीं सकते, खरीदती नहीं है। तो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिया जाता है, उस पर सील लगाना पड़ता है या कॉपी लेके रखते हैं। ओ, ये पूरी प्रोसेस रहती है, मतलब इतना तो नहीं पता था। और नार्कोटिक ड्रग के लिए तो ड्रग डिपार्टमेंट को भी बताना पड़ता है कि हमने ये डिस्पेंस किया है। ओके, तो सर ये आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री में ही है, फार्मेसी में, या नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर दूसरे इंडस्ट्रीज में भी है, बट कम है। मतलब ऑटोमोबाइल में भी चलता है मेरा सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल में है, ज्वेलरी में है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बिजनेस में है। लेकिन ज्यादातर जो फैला हुआ 90%, क्योंकि मैं आता हूँ फार्मा से, तो मेरा डोमेन एक्सपर्टीज है। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बोला था कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको पहले उसका कोर पता होना चाहिए। अभी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, अभी ये नहीं है कि 2002 में उन्होंने शुरू किया तो वो यहाँ तक पहुँचे, उनके पीछे उनके पूरे फैमिली का मेहनत है, पूरी जर्नी आपने देखी हुई है कि फार्मेसी किस तरह से काम करते, देन आपने वो गैप समझा, फिर आपने उसको फिलफिल किया। सर लास्ट में मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी कि हम अगर फार्मेसी का बिज़नेस शुरू करते हैं या जो भी हमारे यूज़र्स शुरू करना चाह रहे हैं या और बढ़ाना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस को, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जहाँ पे इनका बिज़नेस डूब सकता है? एक है लोकेशन, रॉन्ग लोकेशन। हाँ, जैसे अभी आप फार्मेसी अगर सपोज 10 स्टेप ऊपर है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि 50% ऑफ द कस्टमर्स मे नॉट क्लाइंब। तो लोकेशन बहुत ज़रूरी है कि पार्किंग वाली लोकेशन है तो और भी अच्छी है। नॉन पार्किंग एरिया में फ्लोटिंग क्लाउड है तो ठीक है, अदरवाइज रेजिडेंशियल एरिया में आप नॉन पार्किंग जोन में आप दुकान खोलेंगे तो मुश्किल है। आप कस्टमर के साथ टच में नहीं रहेंगे तो मुश्किल है। आप कस्टमर को आप एडवाइज़र की तरह नहीं रहेंगे। सो टिपिकली आप कस्टमर को आया मेडिसिन दे दिया, अगर वैसा करेंगे तो वो कस्टमर को आप में और ऑनलाइन फार्मेसी में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो वो मिस हो जाएगा। बट अगर आप देखेंगे वो आप कस्टमर को बता रहे हैं सर ये मेडिसिन आपको खाने के पहले लेनी है, बाद में लेनी है, अगर आप थोड़ा बहुत भी एलिमेंट ऑफ पर्सनल टच लेके आ जाएं तो आपका बिजनेस सेफ है। तीसरा जो है ये बिजनेस में कि आप कॉन्स्टेंटली टच में रहना चाहिए कि आपकी इन्वेंट्री कैसी है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखते हो कि कोई भी प्रोडक्ट डॉक्टर कभी भी स्टॉप कर सकता है लिखना। तो आपको पता होना चाहिए कि हर 2 महीने में, आप 1 महीना 2 महीने में आपको वॉच करना चाहिए कि ये मेडिसिन अभी बिक नहीं रही है, इसको वापस कर दो और दूसरी जो बिक रही है वो लेके आ जाए। इसके लिए तो आपका सॉफ्टवेयर है। हाँ, तो वो देखना उनको, उसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सेकंड, थर्ड है कि एक्सपायरी का वार्निंग हम दे देते हैं, बट अगर आपने डेटा एंट्री बराबर नहीं की और आपने माल कुछ और लिया और बिल कुछ और कर दिया और बिल नहीं किया सिस्टम में, तो आप यू आर इन अ ट्रैप। ओके, कितनी बार ऐसा होता है कि आप डिस्पेंस कर देते हैं, बिलिंग करते ही नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी तकलीफ हो जाती है बाद में कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास स्टॉक कितना है। ओके, तो काफ़ी मैंने देखा है बहुत लोग पैसा वेस्ट कर देते हैं डेड स्टॉक में, तो वो एक बड़ा। फिर लालच नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मार्जिन दिख रहा है इसके लिए वो प्रोडक्ट रखना है, वो कभी कभी बैकफायर कर देता है। कीप द प्रोडक्ट्स विच आर सेफ एंड जेन्युइन, बाई फ्रॉम जेन्युइन सोर्सेज, डोंट बाई फ्रॉम अनजेन्युइन, क्योंकि स्पोरियस ड्रग्स भी आ जाते हैं। तो कोई अगर आपको ज़्यादा मार्जिन दे रहा है इसकी वजह से उसके पास चले गए तो शायद पॉसिबिलिटी हो कि वो स्पोरियस ड्रग का चैनल से आया हो मेडिसिन, तो वो भी ध्यान रख लें। और बाकी तो ऐसे बाकी छोटे मोटे बाकी जो बिजनेस रूल्स है ये कि आप अच्छा अकाउंटिंग डेली बेसिस पे करिए। मैंने देखा है कितने लोग अकाउंटिंग डेली बेसिस में नहीं करने की वजह से काफ़ी लॉस हो जाता है। करेक्ट, पिलफ्रेज हो जाता है, सिस्टम्स नहीं रहते हैं, कैमरा सिस्टम्स नहीं रहता है या उनके कंट्रोल सिस्टम्स वीक रहते हैं, कैश का गल्ला कोई कंट्रोल नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर इसमें सर क्या हमें प्रमोशन भी करना चाहिए कि हमने इस एरिया में ना फार्मेसी खोला हुआ है? 100% प्रमोशन करना चाहिए बाय ऑल मीन्स। सो देयर आर नाउअडेज डिजिटल चैनल अवेलेबल, आप इंस्टा टाइप से हो गए या कुछ। डोंट प्रमोट मेडिसिन बट यू प्रमोट दैट आई एम देयर एज ए फार्मेसी, आई एम अवेलेबल। तो अब इस बीच अब मुझे एक चीज़, फ्रेंचाइजी लेना सही रहेगा या अपना खुद का खोलना? अगर आपकी एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी फार्मेसी बिजनेस चला चुके तो फ्रेंचाइजी की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक्सपीरियंस कम है तो फ्रेंचाइजी इज़ बेटर, क्योंकि ब्रांड वैल्यू तो आप बनाते हो। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प करता है, अगर बड़ा ब्रांड रहता है तो इनिशियल कस्टमर को पुल करने में हेल्प करता है, बट आइडियली अगर आपकी एक्सपीरियंस है फार्मेसी चलाने की तो खुद के नाम से करिए। करेक्ट।
तो सर इसमें एक ये था कि पैसों की अब बात कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन आपने स्टार्टिंग में बताया 20, इट्स डिपेंड ऑन द मेडिसिन आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं, यहाँ पे बिजनेस अकाउंट, अपना बिजनेस अकाउंट खोलें या फिर अपने पर्सनल अकाउंट पे इस बिजनेस को शुरू करें जब तक बड़ा नहीं होता। अगर बड़ा होता तो ही बिजनेस अकाउंट पे जाए या फिर स्टार्टिंग लेवल पर ही हमने बिजनेस से शुरू करना चाहिए? स्टार्टिंग लेवल से। क्योंकि आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, कल आप 1 लाख रुपए कमाओगे, तो ये सब जब मेहनत आज करोगे 10,000 रुपये का खर्चा लगेगा आपको, उस टाइम पे आप करोगे तो 1 लाख रुपए का टाइम चला जाएगा आपका। जब बिजनेस फुल पीक में रहता है तब जाके आप पूरा चेंजेस करोगे, आपका बिजनेस में डिसरप्शन आएगा। सो आप GST सर्टिफिकेशन पहले ले लीजिए, आपका लाइसेंसिंग पहले कर लीजिए, बैंक, इसका कोई अभी टेंशन नहीं है क्योंकि आपको सर्विसेज मिलती है आज। ये सब 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये में देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच गिव्स यू मंथली सर्विसेज ऑन दिस, तो आप उनसे ले लीजिए एंड डे 1 से आप ऑर्गेनाइज रहिए। सर अभी सारी चीज़ें हमने जानी, अगर हम आपकी कंपनी का टर्नओवर जाने, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? ये मेरी लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक में अवेलेबल है। वी डू रफली अबाउट 40 करोड़ का टर्नओवर है एंड करीबन हम आज की डेट में 15 से 18,000 का कस्टमर बेस है हमारा। तो वी सर्व देम स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्मॉल फार्मेसी टू अ बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक एबर्ट और एल्केम जो हमारे क्लाइंट हैं, और जो हमारे बालाजी फार्मेसी जैसे फार्मेसी वाले हैं वो भी हमारे कस्टमर हैं। ओके, तो वी कवर एवरीवेयर। आज बेंगलोर में 50 to 70% हमारा सिस्टम से रेवेन्यू, मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं पूरी फार्मेसी की। ओके, वेरी नाइस, मतलब ग्रेट। और सर मैं फिर अगर मैं सोचूं कि नॉर्मल जो फार्मर्स हैं जिनकी अपनी खुद की उन्होंने फार्मेसी अपनी ओपन करके रखी हुई, उनका अगर हम देख लें तो किस रेंज के हिसाब से होता है? अगर छोटी से छोटी फार्मेसी होती है तो 15 से 20,000 का टर्नओवर होता है, और एक अच्छी फार्मेसी होगा तो 2-3 लाख तक जाती है। देयर आर फार्मेसीज विच डज 5 lakhs ऑल्सो, बट वेरी एक्सेप्शन। बट आप रेंजिंग, इट्स गुड रेवेन्यू इज बिटवीन 50 to 1 lakh, 50,000 to 1 lakh पर डे का सेल है, तो अच्छी फार्मेसी है। That you're talking about the intraday, there's a 10 to 15,000. Okay, very nice. एवरीडे बिजनेस जो काउंटर रिटेल इज ऑल अबाउट डिटेल, तो मतलब आज का बिजनेस आज का है, मतलब आज का बिजनेस कल नहीं आएगा। ओके, तो आज ही आपको करना है जो भी। तो आज अगर ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये से शुरू होता है फार्मेसी का, छोटा फार्मेसी हो तो, और वो अप टू 1 लाख 2 लाख तक जाता है। जो बड़ा स्वीट स्पॉट है वो 50,000 to 1 lakh के अगर बीच में आप फार्मेसी बिजनेस कर रहे हो तो आप अच्छा कर सकोगे उसमें। तो मतलब आपने सारी चीज़ें जान लिया है। मैंने सर से ये भी पूछा कि अगर फार्मेसी का बिज़नेस शुरू करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो उन्होंने बता दिया। प्रॉफिट उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है, और उनके खुद की कंपनी जिनका उन्होंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया। सर लास्ट में जाते जाते आप कोई सजेशन देना चाहेंगे हमारे यूज़र्स को? बहुत अच्छा फील्ड है, काफ़ी नोबल फील्ड है एक्चुअली। तो मैं यही बोलूँगा कि इसमें प्रॉफिट को सेकंड ऑप्शन रखिए, पहला ऑप्शन सर्विस माइंडसेट रखिए। क्योंकि एक शायद अपने ज़िंदगी में एक जन का भी किसी का हेल्प कर दिया और उसकी लाइफ सेव हो गई, तो आई थिंक वी हैव लिव्ड आवर लाइफ। ओके, पर्पस जो सर्व होता है वो इस फील्ड से बहुत अच्छे से हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली प्रॉफिट चाहिए क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रॉफिट है। पूरा बिजनेस एथिकल कीजिए एंड इस बिजनेस में सिस्टम फॉलो कीजिए, एडवाइस लीजिए। हमारे जैसे बहुत लोग हैं, उनसे एडवाइस लीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप मिस्टेक ना करें। करेक्ट। क्योंकि अगर आप सपोज 10 फार्मेसी खोलते हैं और एक फार्मेसी भी फेल हो जाती है तो 9 फार्मेसी की प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट एवरीवेयर। करेक्ट, बहुत सही बात बोली आपने, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है एक गलत डिसीजन आपकी पूरी जो भी आपकी चेन बनेगी सब बर्बाद कर देगा। इनफैक्ट वो आपकी इमेज भी खराब कर देगा। कि तो मैंने सर से आपने सीखा, जाना और कि किस तरह से आप फार्मिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमने जाने और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। लेकिन इस बीच में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सर ने ये एक्सेप्ट बहुत अच्छे से किया अपनी कंपनी के साथ कि भाई ट्रेंड में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर मैं रूरल एरिया में जाऊँ तो वहाँ पर लोग अभी भी ऑनलाइन की तरफ इतना नहीं जा रहे, क्योंकि मार्केट अब ऑनलाइन का आ चुका है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम बैंगलोर में हैं, बैंगलोर में शूट करें तो बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन उस चीज़ को भी सर ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट जो लोग AI को बोलते हैं कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, वो नहीं देखा जाए, क्योंकि जब उसने देखना शुरू किया तो हम नहीं देख पाएंगे, जो मुझे फील हुआ। तो सर ने अभी से AI को एक्सेप्ट किया, उसके साथ अपना काम करना शुरू किया, तो बहुत स्मार्टली सारी चीज़ें चल रही है। और सेकंड, जब उन्होंने ये बोला कि नहीं
मेडिसिन की मार्केटिंग नहीं होती है, टीवी प्रमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज़ उन्होंने फिर बोली है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप की जो शॉप है, आपकी फार्मेसी है, कहाँ ओपन है, किस एरिया में है, लोकेशन की बात मैं आपको हमेशा से बोलती थी, वो सर ने भी बोली। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी तरह के बिजनेस के लिए, नॉट इवन फार्मेसी और रिटेल, नथिंग। कोई अगर आप फूड एक छोटा सा खाने का ठेला भी खोलोगे तो भी आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, और एक बड़े लेवल पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो भी आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका ज़रूर यूज़ करिए। और अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर भी पॉडकास्ट किया हुआ है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। गारमेंट से रिलेटेड बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर भी पॉडकास्ट ऑलरेडी जा चुका है। और यह है फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस। आपको ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके की बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आपके कुछ सवाल होंगे, जाहिर सी बात है, मेरे भी कई सारे सवाल थे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सर को दोबारा बुलाएं अगर आपके सवाल ज़्यादा रहे तो। सर थैंक यू सो मच हमें इतना टाइम देने के लिए, और आप सभी को हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। अब आप सभी को सर को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच। बॉस वाला, बी द बॉस।